हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका? बढ़िया हो सब बच्चे? अच्छा, चलो अब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का हमारा अगला लेक्चर जो है वो हम करेंगे। तो हम अभी तक कर रहे थे बोर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है शायद। तो उसमें हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में डिटेल में स्टडी करा है। और लास्ट लेक्चर में हमने जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, उस लॉ को हमने डिड्यूस किया था फ्रॉम द प्लैंक्स रेडिएशन लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी। तो अभी बच्चे, ये जो डिडक्शन ऑफ वेरियस लॉज है, ये जो हम हीट के साथ रिलेटेड, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के साथ रिलेटेड जो लॉज हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जिसमें से एक था, ऐसे ही एक और लॉ है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस लॉ की भी जो एप्लीकेशन है बहुत ही बढ़िया है। ये लॉ जो है वो हमें यहाँ पर अर्थ पर बैठे बैठे किसी भी स्टार का टेम्परेचर कैलकुलेट करने की पॉसिबिलिटी देता है। तो हम अगर सन का टेम्परेचर यहाँ अर्थ पर बैठे बैठे कैलकुलेट करना चाहते हैं, सिंपली पावर मेजरमेंट से, जो वहां से रेडिएशन आ रहा है उस रेडिएशन की पावर को हम डायरेक्टली यहाँ मेजर कर लेते हैं। देखिए, जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ था उसमें भी हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे आर कॉम्प्लिकेटेड एंड दे आर टफ वंस। उनको बनाना, उनको यूज करना इतना आसान नहीं है। वो साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए तो इजी है, लेकिन वैसे आप उन इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं यूज कर सकते। तो जो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है, मैंने उसमें बताया था कि उसमें हमारे पास जो रेडिएशन आता है उस रेडिएशन की हम वेवलेंथ चेक करते हैं कि जो डोमिनेंट वेवलेंथ है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम है लैम्डा एम, जो वेवलेंथ है वो कितनी है। तो फिर हम उस फॉर्मूले में, जिसमें टी इज इक्वल टू बी अपॉन लैम्डा एम, सिंपल फॉर्मूला था, उसमें हम जब लैम्डा एम को पुट करते हैं तो सिंपली हमें टेम्परेचर पता चल जाता है। लेकिन वो एक मेथड है। दूसरा मेथड जो है, जो आज हम करने वाले हैं, वो है स्टीफन्स लॉ की हेल्प से हम टेम्परेचर कैसे फाइंड कर सकते हैं सन का। तो वो लास्ट में, मैं इस लेक्चर के लास्ट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि आप प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को ड्राइव करें, जो हमने करा ऑलरेडी, लेक्चर नंबर 4 में किया था। और वहां से फिर कोई ना कोई लॉ डिड्यूस करने के लिए बोल देते हैं, जैसे कि डिडक्शन ऑफ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, या ये जो अभी हम स्टीफन्स लॉ पढ़ने वाले हैं, इसको हमें कैसे डिड्यूस करना है, वहां से कैसे ड्राइव करना है, वो हमें देखना है। तो पहले हमें स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि ये लॉ क्या कैलकुलेट करने के बारे में बता रहा है, और फिर हम वहां से ड्राइव कैसे करेंगे 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो लेट मी राइट लेक्चर 06। लेक्चर है हमारा स्टीफन्स लॉ। ठीक है, इसी के बारे में सारी डिस्कशन है। एंड इट्स डिडक्शन फ्रॉम प्लैंक्स लॉ, पी कैपिटल, प्लैंक्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो वहां से हमें स्टीफन्स लॉ को ड्राइव करना है। ये सारे लॉज जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आए हैं, लेकिन जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की थ्योरी अच्छे से डेवलप हो गई विद द हेल्प ऑफ सर प्लैंक, तो वहां से फिर उन्होंने जो बाकी के लॉज हमारे पास थ्योरी में ऑलरेडी प्रेजेंट थे उनको रिड्यूस करना शुरू करा। देखिए, थ्योरी तभी वैलिड होती है, कोई फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब वो आपके जो पूरा सिस्टम बना हुआ है फिजिक्स का, वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं सारे उसमें फिट बैठ जाए, मतलब किसी को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। तो ये जितने भी लॉज हैं जो अलग अलग लोगों ने बनाए और ऑब्जर्व किए, वो उस थ्योरी से ड्राइव होने चाहिए। तो ये हमेशा हर किसी लॉ की एक ब्यूटी होती है। तो फर्स्टली आई विल राइट द स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट। ये आपने +1 क्लास में भी पढ़ी हुई है, पहले हम वो लिख लेते हैं। तो इसमें टोटल एनर्जी डेंसिटी होती है, मैं फर्क बताऊंगा थोड़ी देर में। द टोटल एनर्जी डेंसिटी, कैपिटल ई से हम उसको डिनोट कर लेते हैं, ऑफ रेडिएशन emitted by a body is proportional to, directly proportional to, fourth power of absolute temperature of the body। ठीक है, अब बॉडी की जगह अगर आपके पास ब्लैक बॉडी है तो ब्लैक बॉडी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कैविटी वॉल्स भी लिखा जा सकता है, कैविटी वॉल्स ऑफ ब्लैक बॉडी। यहां मैं और लिख देता हूं। ठीक है जी, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है। क्या मतलब है? जो कैपिटल ई है, क्या है कैपिटल ई? टोटल एनर्जी डेंसिटी।
हमने जो ड्राइव किया था प्लैंक्स लॉ, उसमें हमारे पास ई नहीं था, ई न्यू डी न्यू था। इसमें और इसमें क्या फर्क है? देखो, ई का मतलब है हर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को काउंट करना हमें, और टोटल एनर्जी डेंसिटी बतानी है हर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक सारे रेडिएशन। जो ई न्यू डी न्यू है वो एनर्जी डेंसिटी थी इन सम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज, जो वेरी वेरी स्मॉल फ्रीक्वेंसी रेंज हमने कंसिडर करनी है, जो डी न्यू है, जिसको डी न्यू बोल दिया था हमने। डी का मतलब चेंज होता है, स्मॉल रेंज होता है। सो डी न्यू रेंज के अंदर जो रेडिएशन आ रहे हैं वो हम ई न्यू डी न्यू का फॉर्मूला प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन से ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें ई की बात करनी है, टोटल की बात करनी है। सो लॉ क्या बोल रहा है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 4। टेम्परेचर की पावर 4 कर दो, टोटल एनर्जी डेंसिटी उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। अब यहां पर जब हम इस लॉ को सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल टू, हाँ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहां पर सिग्मा आ जाता है, टी रेज टू पावर 4। ठीक है, और ये जो सिग्मा है दिस इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू मैं अभी बताऊंगा जब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमें इसको डिड्यूस करना है, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। और कि ये मान लो मेरे पास एक बॉडी है, हम उसको हीट कर रहे हैं, कैविटी वॉल भी हो सकता है, जो हम ब्लैक बॉडी मानते हैं ना थ्योरेटिकल स्टडी के लिए, इस तरह की स्फेरिकल शेप की जहां पर इनक्लोजर है, हम उसी को हीट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। अब यहां से रेडिएशन एमिट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक गुड अब्जॉर्बर इज ऑलवेज ए गुड एमिटर, तो वो रेडिएशंस को एमिट कर रही है बॉडी। अब वो कह रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी डेंसिटी, अब इसमें तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी न्यू वन न्यू टू अप टू इन्फिनिटी तक डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशन जो है वो यहाँ से बाहर आ रहे हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के। लेकिन वो कह रहा है कि अगर हम सारी फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशन को काउंट कर लें फ्रॉम जीरो से लेके इन्फिनिटी की रेंज तक, और फिर हम देखें एनर्जी डेंसिटी कितनी है, तो वो जो है एनर्जी डेंसिटी वो टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई होप आपको समझ भी आया और आपने याद भी किया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको ड्राइव करेंगे। तो ड्राइव कैसे करना है? हमारे पास प्लैंक्स लॉ है, तो हम पहले हेडिंग लिख लेते हैं, डिडक्शन ऑफ स्टीफन्स लॉ फ्रॉम प्लैंक्स लॉ। पीएल मतलब प्लैंक्स लॉ, एसएल मतलब स्टीफन्स लॉ। ठीक है, देखो बहुत आसान है। हमारे पास ई न्यू डी न्यू स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, इसका नाम देखो, फिजिकल क्वांटिटीज का ना नाम याद रखना और समझना कि ये चीजें क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक अलग से सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक एक करके फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे। वो आएगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए। स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इन फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है, इन रेंज डी न्यू। ठीक है, न्यू से लेके सम डी न्यू तक, ये है फॉर्मूला 8 पाई एच बाई सी क्यूब न्यू की पावर 3 डी न्यू अपॉन ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। दिस इज इक्वेशन 1। ये हमारी उस रेंज के अंदर जो रेडिएशन आ रहे हैं उनकी कितनी एनर्जी है वो पता चल रहा है। अभी हमें टोटल निकालना है। सो टोटल E is given by integration of E nu D nu for all the frequency. D nu is the variable here, okay? So यहां पर जो लिमिट्स भी हैं फ्रीक्वेंसी की जाएंगी, तो हम जीरो से लेके इंफिनिटी तक जितनी भी फ्रीक्वेंसी उसमें प्रेजेंट है रेडिएशंस में, उन सब के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। सिंपल है, बड़ा छोटा सा लेक्चर है ये आज वाला। ठीक है, चलो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जो कॉन्स्टेंट्स है मैं पहले ही बाहर लिख रहा हूं, 8 पाई एच बाय सी क्यूब, इंटीग्रेशन के अंदर न्यू क्यूब डी न्यू अपॉन ई रेज टू पावर एच न्यू बाय के टी माइनस 1। अब न्यू यहां पर वेरिएबल है, फ्रीक्वेंसी इज वेरिएबल इन दिस इक्वेशन। अब बच्चे देखो, यहां पर भी न्यू एमिट हो रहा है, यहां पर भी न्यू आ रहा है हमारे पास, और ऊपर भी न्यू है। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें यहां पर सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। हम इस पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ एक्स ले जाएंगे, जहां पर एक्स हमारे पास क्या है। सो वी विल पुट, ये जो ई रेज टू पावर एक्स बनाना है मुझे यहाँ पे, ठीक है, तो वी विल पुट एच न्यू बाई के टी एज एक्स। तो यहां से न्यू क्या निकलेगा? न्यू निकलेगा सर के टी बाई एच इंटू एक्स। ठीक है, इंटू एक्स। और मुझे एक और चीज चाहिए, एक तो न्यू चाहिए, एक मुझे डी न्यू चाहिए। तो डी न्यू क्या निकलेगा? यहां से डी न्यू निकलेगा के टी बाई एच डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास डी न्यू निकलेगा। अब इस डी न्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जहां पर एच न्यू बाई के टी है वहां पर एक्स पुट कर देंगे, वो पूरा एक्स है, और जहां पे न्यू क्यूब है वहां पर के टी बाय
h इंटू एक्स को पुट कर देंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। चलो तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, अपने नोट साथ साथ बनाया करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए करिए और अपना लिख लीजिए, ठीक है। ये सबसे इजी है। अगर आप नहीं लिख सकते, आपके पास टाइम कम है, तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स आपको मिलेंगे। आफ्टर सम डेज आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन, यू हैव टू बाय द नोट्स फ्रॉम द ई स्टोर। ओके, अब आगे चलते हैं। अब यहां पर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा टोटल 8 पाई एच बाय सी क्यूब। और यहां पर आप देख लीजिए कि जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में न्यू क्यूब है मेरे पास। न्यू क्यूब मतलब व्हाट इज न्यू? न्यू इज के टी एक्स बाय एच, सो के टी बाय एच एक्स उसका क्यूब। और क्या है यहाँ पे, पीछे चलते हैं। न्यू क्यूब डी न्यू, डी न्यू इज के टी बाय एच डी एक्स, के टी बाय एच dx। डिनोमिनेटर में e रेज़ पावर h न्यू बाय के टी था, उसको मैंने x लिख दिया -1। ठीक है, तो ये बड़ा आसान हो गया। अब इसमें ये बन गया 8 पाई h बाय सी क्यूब के टी बाय एच की पावर 4, सीधा टेम्परेचर की पावर 4 आ गई है। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी लिख देना, भूल ना जाना। तो 0 टू इन्फिनिटी के टी बाय एच तो बाहर आ गया, तो एक्स की क्यूब अपॉन ई रेज टू पावर एक्स -1 dx। तो बस अब ये इंटीग्रेशन जो है सिंपल सी इंटीग्रेशन होती है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, इनकी जस्ट वैल्यू पुट करनी होती है, हमारा लॉ बन गया। तो ई आ जाएगा 8 पाई सी क्यूब, नीचे देखो h की पावर 4 है, ऊपर एक h है तो h क्यूब नीचे बचेगा, साथ में k की पावर 4, t की पावर 4। और ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है इसका फॉर्मूला होता है पाई रेज टू पावर 4 बाय 15। ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद करना है, कुछ नहीं इसमें और करना। तो ये हमारे पास बन गया। तो यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि e इज डायरेक्टली इक्वल टू t रेज टू पावर 4, क्योंकि यहाँ पे t की पावर 4 का फैक्टर आ गया। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट भी है एक, उस कांस्टेंट को भी लिखेंगे। सो e इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू t रेज टू पावर 4। सो वेयर दिस a इज, अब कंपेयर करके आप a की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, वो आ जाएगा 8 पाई की पावर 5 के रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 15 सी क्यूब एच क्यूब। ठीक है, तो दिस इज कैपिटल ए कांस्टेंट। तो ये हमारा लॉ जस्ट ड्राइव हो गया। ठीक है, इतना सही है। अब इसके बाद हम एक और चीज की टर्म्स में इसको लिखेंगे, विच इज कॉल्ड रेडिएशन रेट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पूछा जाता है व्हाट इज रेडिएशन रेट। तो रेडिएशन रेट की टर्म्स में इसको लिखेंगे, रेडिएशन रेट कैपिटल आर। ठीक है, तो रेडिएशन रेट बहुत आसान है, इट इज द एनर्जी रेडिएटेड। अब रेट आ गया ना, तो पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं, पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया, इट इज इंपॉर्टेंट, बाय ए ब्लैक बॉडी और ए बॉडी, यू कैन राइट एनीथिंग। ठीक है, सो ये आर होता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी कैन राइट आर इज ऑल्सो डायरेक्टली इक्वल टू टी रेज टू पावर 4। देखो सिर्फ इसमें टाइम ही आया, तो टाइम से डिवाइड करने पर टेम्परेचर के साथ क्या रेशियो पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो आर इज ऑल्सो डायरेक्टली इक्वल टू दिस। यहाँ पर जब हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी दो आते हैं, एक आता स्मॉल ई और एक आता सिग्मा टी रेज टू पावर 4। तो ये जो स्मॉल ई है, इसे दिस इज कॉल्ड एमिसिविटी। इसके बारे में मैंने शॉर्ट में भी बात करी थी और मैं आगे बताता हूँ एमिसिविटी। तो सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट, और इन टर्म्स ऑफ ए बता देता हूं, सिग्मा इज ए इंटू सी बाय 4। ठीक है, ये सिग्मा है हमारा, जो पीछे ए निकला था उसको सी से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो इसकी वैल्यू याद करनी है 5.67, 10⁻⁻8। इसके यूनिट्स भी याद रखने हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। वॉट पर मीटर स्क्वायर इज पावर पर यूनिट एरिया, और k रेज टू पावर 4 इज ड्यू टू दिस फैक्टर t रेज टू पावर 4। तो ये हमारे पास सिग्मा है, स्टीफन्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद रख लेना। ठीक है, अब हम एमिसिविटी की बात करते हैं। तो E इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच इज एक्चुअल एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। मान लो आपके पास ब्लैक बॉडी नहीं है, स्टील है, तो हम स्टील को भी हीट करते हैं। तो हम जब स्टील को हीट करते हैं वहां से भी रेडिएशंस निकलते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके रेडिएशंस को, टोटल रेडिएशन कितना निकला, उसको हम डिवाइड करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के साथ। तो जब हमारे पास दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो जो फैक्टर आता है दैट इज स्मॉल ई। तो स्मॉल ई की जो वैल्यूज होती हैं वो 1 से छोटी होती हैं और 0 से बड़ी होती हैं। ठीक है, इस रेंज में लाई करेगा फॉर ए गिवन बॉडी, किसी गिवन बॉडी के लिए डिफाइंड होता है। फॉर ब्लैक बॉडी, अगर आपके पास बॉडी ब्लैक ही है
तो ई हो जाएगा 1, क्योंकि ऊपर भी ई बी आ जाएगा और नीचे भी ई बी आ जाएगा, उसके साथ ही कंपेयर कर रहे हैं तो 1। तो 1 मिसिविटी का मतलब है, अगर किसी बॉडी की मिसिविटी यूनिटी है तो मतलब बॉडी इज बिहेविंग लाइक ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। और एग्जांपल्स कुछ इसकी लिख लेते हैं, जैसे ई की वैल्यू बहुत कम होती है इन द केस ऑफ पॉलिश्ड स्टील। पॉलिश स्टील देखा आपने कैसा होता है? पॉलिश्ड स्टील, है ना? स्टील चमकदार होता है, रिफ्लेक्टिंग, जब उस पर रेडिएशन पड़ते हैं स्टील किसी बॉडी पर, पॉलिश्ड बॉडी पर, स्टील की बॉडी पर, वो सारे के सारे रेडिएशन या मैक्सिमम रेडिएशन रिफ्लेक्ट होते हैं, अब्जॉर्ब नहीं होते। अगर बॉडी रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर ले तो वो ब्लैक नजर आएगी, फिर उसका कलर नहीं नजर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो रेडिएशन है स्टील के केस में, वो ज्यादातर रेडिएशन जो है, वो मैक्सिमम रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, तो इसलिए उसके लिए मिसिविटी बहुत कम है। लेकिन अगर मैं ब्लैक पेंट की बात करूं, 0.97 फॉर ब्लैक पेंट, ठीक है, ब्लैक पेंट के लिए इट इज 0.97। और एक और कर लेते हैं, कॉपर के लिए इसकी वैल्यू 0.6 होती है फॉर कॉपर, ऑक्सीडाइज्ड कॉपर, ठीक है, आप ऐड कर लेना ऑक्सीडाइज्ड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एमिसिविटी के साथ, ठीक है। तो हमारा जो लॉ है वो ये बना, R इज इक्वल टू, विच इज रेडिएशन रेट, R इज इक्वल टू स्मॉल e इंटू सिग्मा इंटू टी रेज टू पावर 4। दिस इज आवर स्टीफन्स लॉ। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। सो एप्लीकेशन की एक एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो लेट मी राइट द स्टेटमेंट। द सनलाइट arrives at the earth at the rate of 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पावर पर यूनिट एरिया, व्हेन, कब, व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, ठीक है। मतलब ये हमारी अर्थ है जी, और आप यहाँ पे खड़े हो, आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है रेडिएशन पावर को मेजर करने के लिए, और सन यहाँ पर है, आपके साइड पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हेड के ऊपर होना चाहिए, साइडों पे नहीं होना चाहिए। वहां से सन का रेडिएशन आ रहा है और आप यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसको मेजर कर रहे हो, तो आपको कितनी पावर मिलेगी? 1.4 किलोवाट, किलो का मतलब 10 की पावर 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। मतलब अगर आप यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया मान लो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सरफेस पे 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, 1 मीटर इतना होता है, इतना, ठीक है, तो पता आपको कितना होता है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, तो उसको स्क्वायर बनाता है। तो वहां पर आप देख रहे हो इंस्ट्रूमेंट लगा के कितनी पावर रिसीव हो रही है, तो इट विल बी 1.4 इंटू 10⁻³ वॉट्स। अब इस पावर से ही आप टेम्परेचर बता सकते हो सन का, ये ब्यूटी है इस लॉ की कि आपको सिंपली पावर चाहिए। अब यहाँ पर लैम्डा, आपको स्पेक्ट्रोमीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी टू कैलकुलेट लैम्डा, टू एस्टिमेट द टेम्परेचर, ठीक है, ये इसकी ब्यूटी है। तो पावर को मेजर करना ज्यादा आसान है, उसके लिए हमारे पास अगर सोलर सेल है तो हम उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं और वहां से पावर हम निकाल लेते हैं। तो ये है हमारे पास। और द एवरेज रेट, एवरेज रेडियस, सॉरी, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड सन कितनी होती है बताओ? अभी पॉज से कमेंट सेक्शन में लिखो, ईमानदारी से अभी लिखना, बाद में मत लिखना। अभी लिखोगे तो बता देना साथ में कि सर मैंने आपके बताने से पहले बताया था, कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। कमेंट बाद में चेक करना, लोगों ने बहुत कमेंट करने हैं। तो चलो, अराउंड सन इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना, कितना होता है? 1.5 10⁻11 मीटर। ये क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड सन। नेक्स्ट शीट पे मैं अभी बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सो ऑल्सो एक और चीज गिवन है, रेडियस ऑफ द सन, सन की अपनी रेडियस है ना, तो सन ऐसे यहां पे होगा, उसका कुछ रेडियस है, तो उसको हम स्मॉल आर ई से डिनोट कर देंगे, अभी लिख देते हैं। तो 7.0 10⁸8 मीटर ये सन की रेडियस है, ठीक है। अर्थ की कितनी रेडियस है बताओ कमेंट सेक्शन में। सो फाइंड द सरफेस temperature of sun assuming it radiates like
ए ब्लैक बॉडी, एंड इट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट ट्रू कि जो सन है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसे रेडिएट करता है, मतलब उसकी मिसिविटी नियर 1 है। ठीक है, चलो तो ये स्टेटमेंट है। अब हमें निकालना क्या है, टेम्परेचर ऑफ सन बताना है। तो ये इक्वेशन मेरे काम आएगी। ठीक है, आप इसको यूज कैसे करना है ध्यान से समझिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शीट पे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा येलो कलर का सन है, सेंटर में बनाते हैं, रुको। ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, यहां पर पावर रिसीव हो रही है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ये पावर पर यूनिट एरिया यहां पर हमारे पास रिसीव हो रही है। तो अभी हमें वहां से टेम्परेचर निकालना है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा उस लॉ को लगाने के लिए जिसमें हम रेडिएशन रेट की बात कर रहे हैं, सिग्मा इंटू एमिसिविटी इंटू टी रेज टू पावर 4। सन का टेम्परेचर मुझे बताना कितना, तो मुझे सन हर किसी डायरेक्शन में कितना रेडिएशन एमिट कर रहा है, रेडिएशन रेट, जो क्या था, पावर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये था रेडिएशन रेट, और ऊपर टोटल पावर है। तो पहले मुझे रेडिएशन रेट इसमें निकालना पड़ेगा ताकि मैं इस इक्वेशन में ये आर को पुट कर दूं। आर निकालने के लिए मुझे टोटल पावर चाहिए एमिटेड बाय द सन, एरिया ऑफ द सन चाहिए, और टाइम, टाइम तो चलो आ जाएगा रेट के अंदर, वॉट के अंदर चला जाएगा। तो मुझे पावर पर यूनिट एरिया चाहिए पहले कि ये सन कितनी पावर एमिट कर रहा है। अब मैं तो रिसीव कर रहा हूं सिर्फ इस पोर्शन से जो यहां पर है, तो पहले मुझे टोटल पावर निकालनी पड़ेगी। तो टोटल पावर के लिए फॉर्मूला आप देख लीजिए, पी टोटल, कि सन टोटल कितनी पावर एमिट कर रहा है। मैं तो एक डायरेक्शन में देख रहा हूं ना अर्थ के ऊपर, जो मैं मेरी लाइन ऑफ साइट में है, सन को देख रहे हैं और हम एक डायरेक्शन में देख, लेकिन वो तो चारों तरफ अपनी पावर एमिट कर रहा है। तो टोटल पावर है, सिंपल है फॉर्मूला, बड़ा आसान है, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, ये तो आपको दिया हुआ है ना, पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। कौन सा एरिया, देखो पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया इज 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इनटू एरिया। अब एरिया कौन सा, एरिया है ये वाला, ये हमने ना सफियर बना दिया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को रेडियस मान के हमने सफियर, हम यहां पे मेजर कर रहे हैं ना, तो यहां पर जो मैं पावर, इस पॉइंट पर जो पावर मैं मेजर कर रहा हूं वो मुझे पर यूनिट एरिया मिल रही है ना, पर यूनिट एरिया। मुझे टोटल एरिया देखना है, तो मैं सन के अराउंड एक स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करूंगा, बहुत बड़ा स्फेरिकल सरफेस जिसकी रेडियस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो उस पूरे एरिया के अंदर कितनी पावर जो है वो अगर मुझे मिल जाए तो आई विल गेट टोटल पावर, ये है बस। तो यहां पर एरिया कौन सा आएगा, इस ऑर्बिट के द्वारा अगर मैं सफियर एक कंसिडर कर लूं उसका सरफेस एरिया, तो वो है 4 पाई आर ई स्क्वायर। आर ई इज दिस इज आर, आर ई इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, इसलिए मैंने आर ई लिख दिया। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इंटू 4 पाई इंटू 1.5 10⁻11 मीटर, आर ई की वैल्यू उसका स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे मैं आंसर लिखा हुआ है 3.96 10⁻26 वॉट। ये टोटल पावर है हमारी जो सन हर किसी डायरेक्शन में एमिट कर रहा है। और अब इस टोटल पावर को यहां पुट करके हम रेडिएशन रेट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट काम है। रेडिएशन रेट इज टोटल पावर, रेडिएशन रेट कहां से निकलेगा, वो इस सरफेस पे निकलेगा। ये जो आ रहा है वो है कि सन के सरफेस से, ब्लैक बॉडी के सरफेस से कितना रेडिएशन पर यूनिट एरिया एमिट हो रहा है ना, तो वहां एरिया डिफरेंट है। ये एरिया सन का सरफेस एरिया होगा। ठीक है, लेट अस राइट रेडिएशन रेट ऑफ सन, ठीक है, आर लिख दिया मैंने, तो वो है टोटल पावर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सन। तो टोटल पावर अभी पीछे निकाली थी विच इज 3.96 इंटू 10⁻26 वॉट। सरफेस एरिया इज 4 पाई आर ई स्क्वायर, आर ई की जगह आर एस स्क्वायर, सन की रेडियस का स्क्वायर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है।
3.96 10⁻26 watt divided by 4 pi into 7 into 10⁸ meter square. When you solve it, you will get 6.43 into 10⁻7 watt per meter square. तो अभी आपको R मिल गया। अब आपको क्या चाहिए इस फॉर्मूले में? R मिल गया, सिग्मा मिल गया, E को 1 लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है ज़ूम इट ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो E को 1 ले लेंगे। तो इसको यूज करेंगे, पुट E is equal to 1 for perfect black body and capital T will be R by sigma raised to power 1 by 4। E को 1 पुट कर देना, तो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा R ये है 6.43 10⁻7 वाट पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा मैंने अभी आपको बताया था स्टीफन्स कांस्टेंट 5.67 होता है ये, ठीक है, इंटू 10⁻⁻8। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? वॉट पर मीटर स्क्वायर के की पावर 4, इस सारे की पावर 1 बाय 4। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर से वॉट पर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केल्विन ऊपर चला जाएगा, पावर 1 बाय 4 केल्विन बचेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.8 इंटू 10 की पावर 3 केल्विन। तो ये 6000 केल्विन के अराउंड सन का टेम्परेचर है। हमने यहाँ पर बैठे बैठे पावर को मेजर करके एस्टिमेट कर लिया। तो कितना ब्यूटीफुल लॉ है फिजिक्स का। जिन लोगों ने इनको बनाया है, लॉज को ऑब्जर्व किया चीज़ों को और फिर इक्वेशंस लिखी, और आज ह्यूमैनिटी इन इक्वेशंस को यूज करके कितना बढ़िया अपनी लाइफ को हम बता रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। तो इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस को एज ए फिजिक्स स्टूडेंट हमें समझना चाहिए कि इन लोगों ने, साइंटिस्ट्स ने बहुत अपना डे एंड नाइट वर्क करके अपनी सारी जो लाइफ है उसको रिसर्च में, फिजिक्स को डिवोट करके उन्होंने इन चीज़ों को फाइंड आउट किया है या बनाया है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस को समझें। चलिए, तो यहाँ पर अपना आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कमेंट सेक्शन में बताते रहना मुझे। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अभी मुझे फिनिश करनी है पहले, और साथ में थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट भी। कई बच्चों के सिलेबस में थर्मल फिजिक्स है, इंजीनियरिंग फिजिक्स के बच्चों के सिलेबस में भी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स होती है, कई बार थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल फिजिक्स होती है। जो मैकेनिकल के बच्चे हैं खासकर, तो वो बच्चे अपने टॉपिक्स को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में टॉपिक लिखोगे और साथ में यूनिवर्सिटी लिखेंगे, सिलेबस लिखेंगे, तो आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दोज टॉपिक्स। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।